सिर्फ एसक्यूएल ही कर रहा है, तो अपन इसको एसक्यूएल ही रख। एक सेकंड, मेरी वॉइस सीखिए। तो अभी जैसे सर ने सिर्फ एसक्यूएल में ही करवाया है, तो फिर इसको सिर्फ एसक्यूएल बेस्ड ही रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो एसक्यूएल है अपना, मैं इसमें आईडी जो मेरा यूज करूंगा वो होगा एसक्यूएल योग। ठीक है। बाकी आप लोग जो है वो जैसे माई एसक्यूएल वर्क बेंच हो या फिर कोई और भी यूज करता हो एसक्यूएल के लिए, तो वो यूज कर सकता है। ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर दूं। सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक जैसा माई एसक्यूएल वर्क बेंच था, उसी टाइप से ये एक एसक्यूएल यूक है। ये भी सेम काम ही करता है वर्क बेंच जैसा। ठीक है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली क्वेरी अपनी कि ड्रॉप डेटाबेस इफ एचआर एनालिटिक्स एग्जिस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाली क्वेरी क्या करेगी कि मेरे पास अभी जितने भी डेटाबेसेस क्रिएटेड है, उसमें सबसे पहले चेक करेगी कि एचआर एनालिटिक्स करके कोई डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है। अभी जैसे अपन यहाँ देख पाएंगे इस जगह पे, यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। और अब जैसे मैं क्वेरी फायर करूंगा, सो क्या होगा, ये वाला जो एचआर एनालिटिक्स है, ये डेटाबेस जो है ये चले आएगा। यहाँ पे देखो 3 रोज अफेक्टेड, बट अभी भी यहाँ दिख रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे अपन। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। चला गया अपना एचआर एनालिटिक्स। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है किसी भी डेटाबेस को बनाने से पहले, कि चेक कर लो कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हटा दो। इसमें क्या होगा कि अपन जो भी एडिट करेंगे डेटाबेस में, वो मेन वाले को अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपको एक नया प्रॉपर पूरा डेटाबेस बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद क्रिएट। ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, अपना नॉर्मली डेटाबेस क्रिएट होगा। वापस से रिफ्रेश करते तो अपने पास यहाँ पे एचआर एनालिटिक्स आ गया। अब अपन जैसे इस एचआर एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस आइकन पे, तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, टेबल, व्यू, स्टोर, फंक्शन, ये सब हटाओ। अपन अभी टेबल्स पे क्लिक करते हैं, तो अभी टेबल्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे यूज HR_, एनालिटिक्स। ठीक है। ये यूज कर रहे हैं। अब अपन लिखते हैं यहाँ पे क्रिएट टेबल। डिपार्टमेंट नाम के अपन एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें होगा अपना सबसे पहले डिपार्टमेंट_ID। इंट मतलब अपना डेटा टाइप आ गया कि किस टाइप का डेटा रखना है अपने को। अंडरस्कोर ऑटो
कोई मेरे को इसके बारे में बताएगा कि ऑटो इंक्रीमेंट क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? नहीं पता सर। ओके, बाकी कोई और? ठीक है, ये तो आईडी देखो। ये आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा, आईडी डालने की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे अपन डेटाबेस में मतलब एक बार आईडी डालेंगे उसके नीचे वो ऑटो इंक्रीमेंट करते जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि अपन जब अब यहाँ पे डेटाबेस में वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे सपोज मैंने डिपार्टमेंट डाला, उसमें ये ऑटोमेटिकली ये वन ले लेगा। और फिर जो भी अपन फील्ड में डेटा डालेंगे, लाइक डिपार्टमेंट नेम और उसका लोकेशन, तो वहां पे अपने अपन सिर्फ डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट की लोकेशन डालेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद इसके बारे में ये तो समझ में आएगा कि डिपार्टमेंट नेम वेर केयर उसका डेटा टाइप हो गया। नॉट नल, अब यहाँ पे नॉट नल का मतलब क्या है कि इस डिपार्टमेंट नेम में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आनी ही चाहिए, यहाँ पे कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं हो सकती। और यूनिक मतलब कि पूरी टेबल में, जैसे सपोज आईटी डिपार्टमेंट है मेरी कंपनी में, सो आईटी डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही बार एग्जिस्ट करेगा, बार बार ऐसा नहीं कि एक बार आईटी डिपार्टमेंट डाल दिया, देन सेकंड टाइम आईटी डिपार्टमेंट डाल दिया, थर्ड टाइम आईटी डिपार्टमेंट डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यह है समझ में? ठीक है, और अब लास्ट में लिखते हैं अपन लोकेशन। ठीक है, वेर केयर 100, और ये भी नॉट नल। ठीक है, अब अपन इसकी क्वेरी फायर करते पूरी। ये करा। ठीक है, अब मैं इसमें रिफ्रेश करूंगा तो अब वापस से अपन आते हैं कि एचआर एनालिटिक्स, और अब अपन इसमें टेबल्स में देखेंगे तो अपने पास एक डिपार्टमेंट टेबल आ गई। और यहाँ पे जब मैं टेबल डिपार्टमेंट डाला तो यहाँ पे अपने पास तीनों फील्ड आ गई है। ठीक है, यह है समझ में? तो सब लोग अपना वर्क बेंच या फिर एसक्यूएल जो भी यूज करते हैं सब वही खोल लो। और उसके ऊपर अभी ये इतना जो लिखा है अपन ने, सबसे पहले इतनी चीजें कर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो कोड है ये मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक और लिंक डाली है, उसके ऊपर कोड नाम के फोल्डर में सेव हो रहा है। ठीक है, हो गया।
हेलो, सब ऑनलाइन है। अक्षत, आयुष, लिख सागर। लिया वो, लिख लिख लिया लिया। वो। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट डेटाबेस बना रहे हैं जो सॉरी नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं जो कि रहेगी अपनी एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल में क्या आएगा अपना एम्प्लॉय आई एम्प्लॉय आईडी आएगी। ये भी इंट रहेगा। ये भी ऑटो इंक्रीमेंट ही रखते हैं इसको। और ये भी अपनी प्राइमरी की रहेगी। ठीक है। कीज बता दिया ना सर ने। अब देखो, यहाँ पे अपन सबसे पहले बना रहे हैं एम्प्लॉय टेबल। ठीक। अब एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी का तो समझ में आ गया। एम्प्लॉय नेम, एज। अब क्या है यहाँ पे एज में। अब यहाँ पे एज में क्या है अपन ने सबसे पहले इंट फॉर्म में होना चाहिए, ये भी समझ में आ गया। उसका डेटा टाइप इंट है, नॉट नल, ये भी समझ में आ गया कि नल नहीं होना चाहिए। बट अब यहाँ पे अपन क्या लगा रहे हैं, एक चेक लगा रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि अभी अपन जो अपना पाइथन है उसके थ्रू यहाँ पे क्वेरीज डालेंगे, यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ एसक्यूएल में लिखने वाले हैं। तो क्या होगा कि पहले जो एज आ रही है वो पहले चेक करेंगे अपन।
यहाँ इंसर्ट करने के पहले कि एज जो है वो 18 से लेके थैंक यू 18 से लेके 65 है कि नहीं है, पहले चेक होगा, देन ही ये वैल्यू इंसर्ट होगी। सेम ऐसे जेंडर के साथ में भी है। फिर जॉब टाइटल तो ठीक है, सैलरी ठीक है, डेसिमल, अब डेसिमल में भी है, सैलरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, हायरिंग डेट और लास्ट में अपना स्टेटस। ठीक है। अब अपन इसमें और एडिशन ऐड ऑन करेंगे अब सब कुछ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट से क्या होगा कि अपन एक लिमिटेशन लगा रहे हैं या फिर एक बाउंड्री लगा रहे हैं कि अपने डेटाबेस में यही सब चीजें होना चाहिए। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट अपन लगा रहे हैं फॉरेन की पे। ठीक है, कीज के बारे में सब थोड़ा आइडिया बताया क्या सर ने? हाँ हो गया है, बता रहे कीज हो थे। गया है, बता हाँ दिया था ना। तो हाँ फॉरेन फॉरेन। की, प्राइमरी की क्या होता है, ये सब पता है, राइट? हाँ ठीक है। तो देखो, अब अपन ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाया, एक अपन कंस्ट्रेंट ले का नेम वेरिएबल ले रहे हैं जो कि रहेगा अपना एफ की एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। ये क्या होगा, ये एक अपना फॉरेन की बनाएगा जो कि डिपार्टमेंट आईडी जो अपन यहाँ पे ले रहे हैं इसको फॉरेन की बनाएगा, और ये किसको रेफर करेगा, जो अपन ने डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी बनाया उसको रेफर करेगा। ठीक है, यह समझ में? अब इसके बाद क्या होगा कि कभी अगर ये डिपार्टमेंट टेबल जो है ये डिलीट हो जाती है तो सीधे इस डिपार्टमेंट आईडी के अंदर नल सेट कर देगा, और अगर डिपार्टमेंट टेबल में कुछ अपडेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करेगा। कैस्केड मतलब होता है चेंजेस परफॉर्म करना। ठीक है, क्या है समझ में? इसको भी अपन फायर करते क्वेरी, 0 रोज अफेक्टेड। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो एच आर एनालिटिक्स, इसके अंदर टेबल्स के अंदर दो टेबल बन गए, एक डिपार्टमेंट्स टेबल, एक एम्प्लॉय टेबल। अपन एम्प्लॉय टेबल देखते हैं तो यहाँ पे देखो यार है, ये अपने एम्प्लॉय टेबल बन गई। अब अपन लास्ट में सब, अब इसके बाद सबसे लास्ट में एक और टेबल बनाते हैं अपन, उसका नाम रख लेते हैं अपन सपोज परफॉर्मेंस टेबल, कि अपन एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस भी देखेंगे।
देखो समझ, एक्चुअली अपन एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी अगर अपन डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि पुराना अगर उस सेम नेम का डेटाबेस है तो उसको डिलीट करना है, मतलब ड्रॉप करना है। तो ये परमानेंटली सबसे पहले अपन ने सबसे पहली क्वेरी ये फायर करी। ठीक है। तो अभी ये फायर करूंगा तो इधर देखो, यहाँ पे अपना अभी लेफ्ट साइड में एचआर एनालिटिक्स आ रहा है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करते हुए क्वेरी फायर करने पर तो यहाँ पे देखो ये एचआर एनालिटिक्स क्वेरी चली गई, सॉरी डेटाबेस चला गया। फिर यहाँ पे मैंने क्रिएट डेटाबेस किया तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और यूज एचआर एनालिटिक्स करेंगे तो यहाँ पे एचआर एनालिटिक्स बन जाएगा। ये रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब उसके बाद अपन टेबल्स बना रहे डेटाबेस के अंदर। तो अभी टेम्पररी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेबल्स जो है ये एम्प्टी है, कोई भी टेबल नहीं है। तो सबसे पहली टेबल बनाई थी डिपार्टमेंट टेबल, इसकी क्वेरी फायर करते हैं और अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। तो एचआर एनालिटिक्स इसके यहाँ टेबल्स के अंदर आएंगे तो अब अपने पास एक डिपार्टमेंट टेबल आ गई है। ठीक है। अब डिपार्टमेंट टेबल आ गई, सेम अब अपन तीसरी जो टेबल है, सेकंड सेकंड टेबल जो है एम्प्लॉय, ये बना रहे। इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे तो सेम एचआर एनालिटिक्स टेबल्स, टेबल्स के अंदर एक एम्प्लॉय टेबल आ गई। ठीक है, यह है समझ में? ओके। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला एक है ऑटो इंक्रीमेंट। सेम ऐसे अपन ने डिपार्टमेंट टेबल में भी किया था, एम्प्लॉय में भी किया और परफॉर्मेंस में भी किया। तो इसमें क्या है ऑटो इंक्रीमेंट में कि अपन जब भी क्वेरी लिखेंगे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने की, सो उसमें अपने को बार बार एम्प्लॉय आईडी डालने की जरूरत नहीं है। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहला एम्प्लॉय आया उसके आगे 1 लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर जब अपन सेकेंड टाइम दूसरे एम्प्लॉय के लिए क्वेरी फायर करेंगे तो उसमें अपने को बार बार एम्प्लॉय आईडी मतलब इसे 2 डॉट एम्प्लॉय नेम ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ये 2 करके स्टोर कर देगा। तो सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट का ये यूज था। ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे अभी यहाँ पे कि पाइथन के थ्रू यहाँ पे क्वेरीज रन करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले अपन एज पे एक चेक लगाएंगे कि एज 18 से लेके 65 के बीच में होना चाहिए तो ही डेटा इंसर्ट होगा। ठीक है। सेम ऐसे ही बाकी सब में जहाँ जहाँ पे चेक है सेम वही काम करेगा। अब उसके बाद इस पूरी टेबल में अपन एक कंस्ट्रेंट लगा रहे कि एफ के एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नेम का एक वेरिएबल बना रहे जो कि रहेगा अपना फॉरेन की। फॉरेन की में क्या लेगा ये अपने इस वाली टेबल का डिपार्टमेंट आईडी, और किस को रेफर करेगा तो डिपार्टमेंट टेबल जो है उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो है उसको रेफर करेगा। ठीक है। ये इस लाइन का मतलब हुआ। अब उसके बाद कभी अगर डिपार्टमेंट टेबल जो है वो डिलीट हो जाती है किसी भी कारण से, तो ये जहां जहां पे डिपार्टमेंट आईडी होगा वहां पे सब जगह पे नल सेट हो जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट टेबल में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म होंगे। अभी इतना ही हुआ है अपना। ठीक है। अभी अपन तीसरी टेबल बना रहे हैं परफॉर्मेंस नेम से। ठीक है।
अब मेरे को कोई बताएगा कि परफॉर्मेंस टेबल में क्या हो रहा है ऑनलाइन। परफॉर्मेंस टेबल में रिव्यू आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और परफॉर्मेंस स्कोर है जो चेक करेगा कि वो परफॉर्मेंस स्कोर बिटवीन 1 to 5 होना चाहिए। और हाँ ट्रेनिंग आवर है जो डिफॉल्ट तो 0 ही सेट रहेंगे, पर और एक चेक भी लगा उसमें कि वो नेगेटिव नहीं जाए, मतलब या तो 0 हो या तो 0 से ऊपर हो ट्रेनिंग आवर। और अगर कुछ ठीक नहीं है। डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा वो। ठीक है। और एक कांस्टेंट बनाया है अपन ने एफ परफॉर्मेंस एम्प्लॉय करके, जो फॉरेन की ले रहा है, एम्प्लॉय आईडी को रेफरेंस कर रहा है एम्प्लॉय आईडी, मतलब वो उसके एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी से। हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना सबसे पहला काम हो गया कंप्लीट, कि जो टेबल बनानी थी अपने को वो सब चीजें हो गई। ठीक है। अब अपन अपना वीएस कोड खोल लेते हैं। ठीक है। और अब अपन यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं डीबी कॉन्फ़िग के नाम से। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे अपन ने टेबल्स तो बना ली। अब इसके अंदर अपने को डेटा इंसर्ट करना है, तो सबसे पहली चीज अपन जो करेंगे वो होगा एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे पाइथन में, जो कि अपना डेटाबेस को कनेक्ट करेगी। ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है इंपोर्ट एक सेकेंड।
ठीक है। तब देखो, आ, एक चीज होती है अपने पास सब चीजों में कि कोई भी अपन कंप्यूटर हो या फिर कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहले अपने पास एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर का क्या काम होता है कि अपना जो भी डिवाइस है या फिर जितनी भी चीजें, उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना कि मेरा पीसी इस जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर पाए। ये ड्राइवर का मेन काम होता है। तो ऐसे ही पाइथन को माई एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए उसे ड्राइवर को इंस्टॉल करा है मैंने सबसे पहले, जिसका नेम होता है माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन। ठीक है, ये अपन ने इंस्टॉल किया है। अब इसमें क्या होगा कि अपने पास एसक्यूएल को यूज करने के लिए बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं या फिर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रे हो गया, एसक्यूएल लिट हो गया, ओरेकल हो गया और एक एसक्यूएल सर्वर। तो सभी के लिए अलग अलग ड्राइवर होता है। जैसे माई एसक्यूएल के लिए माई एसक्यूएल कनेक्शन, सॉरी माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन है। ऐसे ही पोस्टग्रे के लिए पाइस कॉपी टू करके होता है। एसक्यूएल लिट के लिए एसक्यूएल लिट थ्री होता है। ओरेकल के लिए ओरेकल डीबी और एसक्यूएल सर्वर के लिए पाइथन क्या बोलते हैं, पाई एडीएचसी करके होता है। और इन सबको इंस्टॉल करने की प्रोसेस एक ही होती है कि पिप इंस्टॉल लिखो और डायरेक्टली ये आ जाता है। ठीक है, यह है समझ में। आ, इसका बेटर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि अब किसी ने जैसे प्रिंटर इंस्टॉल किया हो घर पे, प्रिंट घर पे या कहीं पे भी प्रिंटर इंस्टॉल होता है तो उसके साथ में हमेशा एक ड्राइवर लिस्ट आती है कि अपने को ये ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो क्या करता है, अपने लैपटॉप को उस अ, जो अपना प्रिंटर है उसके अकॉर्डिंग कॉम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मेरे पास जो प्रिंटर है उसका ये रहा एचपी लेजर, तो ये इसका ड्राइवर है। एक प्रिंटर का, एक स्कैनर का और एक और है उसमें, ये तीन चीजें का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को एसक्यूएल के लिए भी प्रोवाइड कराना पड़ता है एक ड्राइवर। ठीक है, यह है समझ में। तो ये क्या काम करेगा, ये अपने पाइथन कोड और एसक्यूएल के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करेगा कि अपन यहाँ से पाइथन की क्वेरीज फायर करेंगे और उधर से ड्राइवर कन्वर्ट करेगा उसको एसक्यूएल के फॉर्म में और फिर ये एसक्यूएल को माई एसक्यूएल को दे देगा। यह है समझ में। ऑनलाइन। अब अपन यहाँ पे डीबी कॉन्फ़िग नाम से डिक्शनरी बना रहे हैं जहाँ पे अपना होस्ट नेम जो रहेगा वो लोकल होस्ट होगा। अभी यहाँ पे लोकल होस्ट इसलिए क्योंकि अपना जो ये है माई एसक्यूएल का डेटाबेस ये अभी अपने पीसी पे चल रहा है, तो यहाँ पे लोकल होस्ट है। बट जब अपन इंडस्ट्री में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे आता है अपना सर्वर का नेम और सर्वर का आईपी अलॉन्ग विथ उसका प्रॉक्सी का नेम। ठीक है, फिर उसके बाद यूजर आएगा जो कि होता है अपना यूजर नेम। तो अभी मेरे जैसे मैं एसक्यूएल योग का दिखा दो कहाँ से पता चलेगा। ये रहा, ये दिख रहा है होस्ट एड्रेस, अभी यहाँ पे लोकल होस्ट है तो अपन ने इसका होस्ट में लोकल होस्ट इंसर्ट किया। सेम ऐसे यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है, मतलब अपन यहाँ पे यूजर में जो अभी यहाँ पे यूजर नेम सेट है रूट वो आएगा। ठीक है, देन उसके बाद अपन इसका पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड अभी यहाँ पे भी रूट ही सेट है, दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे भी रूट ही लिखा हुआ है तो रूट। ठीक है, और अब लास्ट में आता है डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस का नेम क्यों सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास इतने सारे डेटाबेस है। ठीक है, तो उसमें डेटाबेस का नेम,
और अपने डेटाबेस का नाम है ठीक है। यह समझ में क्यों बना। अब इसमें क्या होगा कि इन फ्यूचर अभी तो ये अपना बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, बट कभी इन फ्यूचर आगे जाके अपन ने प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे गए, इंडस्ट्री में गए, तो सबसे पहले होस्ट में उसकी होस्ट की आईपी एड्रेस आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे डेटाबेस। तो ये एक डायनेमिकली प्रोवाइड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, तो अपने को बार बार कोड में जा जाके चेंजेस नहीं करना पड़ेंगे। यह है समझ में। अब एक अपन फंक्शन बना लेते हैं डेफ कनेक्शन के नाम से, ठीक है। और इसमें सबसे पहले ट्राई ब्लॉक डालेंगे। so dot connector dot connect db underscore config। ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अपन सबसे पहले कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, जो कि माई स्क्वेल, जो अपनी अभी अपन ने यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, उसमें से कनेक्टर में जाएगा, कनेक्टर में कनेक्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इस कनेक्टर को अगर अपन देखें, खुल जाएगा। अब इस कनेक्टर के अंदर एक कनेक्ट नाम का मेथड, हाँ मेथड है, जिसके अंदर अपना ये डीबी कॉन्फ़िग जो अपन ने लिखा है यहाँ पे, ये सारी चीजें इसके अंदर जाके स्टोर होगी, ठीक है। और फिर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। क्या है समझ में। और अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो कनेक्शन की वैल्यू रिटर्न कनेक्शन आ जाएगा, और अगर नहीं होता है तो एरर रिटर्न कर देगा कि क्या एरर आ रही है, ठीक है। क्या है सबको समझ में क्या हुआ है यहाँ पे। ओके।
ठीक है, यहाँ पे अपना सारा कनेक्शन वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। Let connection- तो यहाँ पे अपन ने सक्सेसफुली अपने डेटाबेस के साथ में कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। इसको अभी अपन टेस्ट करेंगे, देन अब उसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं जनरेट डेटा। अब यहाँ से अपन एक्चुअली डेटा पास करेंगे पाइथन के थ्रू एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है, अब अपन सबसे पहले डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं कि कौन कौन से अपने को डिपार्टमेंट्स रखना है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में पास करेंगे। फॉर्मेट रहेगा अपने डेटा का, डेटा पास करने का। जैसे ये मैंने डिपार्टमेंट्स टेबल खोल रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी, टेबल डेटा। यहाँ पे तो सबसे ऊपर क्या रहा है, पहले डिपार्टमेंट नेम और फिर उसकी लोकेशन। तो सेम इसी तरीके से अपन यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में डेटा पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने लिस्ट बनाई, अब लिस्ट के अंदर अपन अब एक टपल बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसको डाल देते हैं मुंबई में, ठीक है।
अ, मैंने क्या किया है कि डिपार्टमेंट वाला जो ये था लिस्ट, ये ड्राइव इधर डाल दिया है। मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये- तो ये अपन ने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स कर दिए अलोंग विथ उनकी लोकेशन। तो अब ये कहाँ जाके स्टोर होगा? ये स्टोर होगा अपना जो डिपार्टमेंट्स टेबल है उसके अंदर। सो अब अपन इसको लिखना चालू करते हैं कि कैसे स्टोर करना है। विथ ओपन्स डिपार्टमेंट्स डॉट CSV मोड रखते हैं। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बनी। अब ये क्या करेगा? ये जो अपन ने बनाया विथ ओपन, एक डिपार्टमेंट्स डॉट CSV नाम की एक फाइल क्रिएट करेगा जो राइट मोड में ओपन होगी। ठीक है, उसमें अपन एक राइटर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका काम रहेगा कि CSV जो फाइल है, मतलब अपना जो डेटा फॉर्मेट रहता है उसके अंदर ये डेटा राइट करेगा। ठीक है। अब CSV क्या होता है? एक्चुअली अपना जो डेटा होता है वो दो टाइप में आता है। एक एक्सेल के फॉर्मेट में आता है, एक CSV होता है जेसन फॉर्मेट में आता है। तो ऐसे मल्टीपल फॉर्म्स में अपने पास डेटा अवेलेबल होता है। सो उसमें वन ऑफ द फॉर्म है CSV। ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स डॉट CSV नाम का एक फोल्डर फाइल बनेगी। उसके अंदर ये सबसे पहली रो में लिखेगा डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम और उसका लोकेशन। ठीक है। और फिर इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल दिया है जो कि डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन अपनी सेट करेगा डिपार्टमेंट्स टेबल से और 1 से स्टार्ट करेगा। और ये फिर उस फाइल में एक के बाद एक नीचे लूप में लिखते जाएगा। यह है समझ में? एक बार और, एक बार और। हाँ ठीक है। देखो,
क्या होता है, अ, अपने पास एक फाइल है, ठीक है। उसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट्स डॉट सीएसवी नाम की एक फाइल क्रिएट होगी, सबसे पहली चीज जो ये वाली चीज करेगा, ठीक है। फिर उसको खोलेगा राइट मोड में। एक्चुअली फाइल को खोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से सबसे पहला मोड है राइट मोड, ठीक है। और हर एक नई लाइन के बाद एक एंटर मारेगा, यह है समझ में, ठीक है। अब उसके बाद एक राइटर नाम का वेरिएबल देते हैं, जो कि सीएसवी, जो एक मॉड्यूल है अपना, यहाँ पे अपने को दिख भी रहा है कि वो रीड और राइट एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो उसमें से सबसे पहले अपन ने राइटर वाली जो एक्शन है वो ली, ठीक है। फिर अपना जो राइटर वेरिएबल है, ये रो वाइज राइट करेगा। मैं एक सीएसवी फाइल दिखाता हूँ किस टाइप से होगा ये। अम, तो इसमें जो ये सबसे पहली वाली लाइन है, कौन सी, राइटर डॉट राइट रो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। तो इसमें जो अपनी ये एक्सेल फॉर्म में है, बट ये है एक सीएसवी फाइल। तो इसमें अभी जैसे यहाँ पे मॉडल नेम और ये सब चीजें है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा अपना क्या, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन, ये रो वाइज लिखेगा, ये आया समझ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अपन एक लूप चलाएंगे कि अपना जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो लूप के फॉर्म में चलती रहे। और एक एक करके जब तक वैल्यू खत्म नहीं होती तब तक चलता रहे लूप और लिखता रहे। तो इसके लिए अपने लूप बनाया, जिसमें सबसे पहले इंडेक्स डालेगा वो, देन डिपार्टमेंट का नेम और उसकी लोकेशन डालेगा, जो ये वाले ऊपर अपन ने डिफाइन कर रखे हैं। यह है समझ में आप। तो ये सीएसवी टेबल बना देगा। ओके, ठीक है, ये एक काम हुआ। अब ऐसे अपन एम्प्लॉय का बनाते हैं, तो मैंने इधर फर्स्ट नेम वाला और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉब टाइटल, ये तीनों चीजें ले ली है। इधर एक कमेंट्स भी डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। ये डिपार्टमेंट का काम हो गया, एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं, नॉर्मली नाम जो रहता है अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉब टाइटल उसके अकॉर्डिंगली डाल दिया है, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, अपन ने कांस्टेंट बना दिया है, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। जो क्या करेगा, अपन ने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 450 एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग डेटा डालेंगे, तो वो सेट बता रहा है कि अपने पास इतने एम्प्लॉयज है, ठीक है। फिर उसके बाद टुडे नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और आज की जैसे तारीख। अब क्या है, टुडे में क्या होगा कि अपन यहाँ पे डेट सेट कर रहे हैं कि आज से बना रहे अपन, ठीक है। मतलब आज तक बना रहे। सो सबसे पहले अपन ले लेते हैं, आज की डेट डाल देते हैं, तो ये इसमें उल्टा डालना पड़ेगा। पहले ईयर, देन मंथ और फिर डेट, ठीक है। यह है समझ में।
ऑनलाइन ये वाली चीज समझ में आई? क्या हुआ है? ठीक है। तो अब अपने जो यहाँ पे एक कपल कह लो या फिर वेरिएबल जो अपने डिफाइन किया है, इसका यूज क्या है? तो इसका यूज करेंगे अपन जो हायरिंग डेट है उसके लिए। ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ अंडरस्कोर हायर अंडरस्कोर डेट। एक्चुअली अभी ये क्या चीज है, क्योंकि अपने पास डेटाबेस तो है नहीं, डेटाबेस भी अपन खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। सो ये अपन अभी डेटा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अ, यहाँ पे अपन ने एक रैंडम हायर डेट करके ये ऑटोमेटिकली डेट जनरेट करेगा। अब मेरे को कोई भी जिन्होंने भी पाइथन के अभी तक प्रोजेक्ट बनाए जो मैंने बताया था, वो मेरे को इस लाइन का मीनिंग बताओ। जैसे सागर और ये सब थे, मैं जो याद है मेरे को, इस वाली लाइन का मीनिंग बताओ। ऑनलाइन। जो अपना भैया स्टार्टिंग रेंज है ना जो अपनी, उसमें हाँ। ये रैंडम से अपना अपनी जो डेट है वो ले हम्म, लेगा एक अपना, और एक डेफ लेगा, और एक ही अपना एक और क्या वेरिएबल है वो रैंडम लाइब्रेरी से कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल देगा। डाल देगा या चूज करेगा? हाँ, चूज करेगा वही। भाई वही में बहुत अंतर होता है। हाँ, ठीक है। माना। ठीक है। सही बताया इसने कि कुछ भी नहीं करेगा। ये अपना रिटर्न करेगा जो स्टार्ट रेंज है वो, प्लस अपना जो टाइम डेल्टा नाम से इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसमें रैंडमली जीरो से लेके डेल्टा डेट अपन ने जो चूज बनाया है उसमें से कुछ भी वैल्यूज चूज कर लेगा ये। ठीक है। और ये अपने को रिटर्न कर देगा। अब एक अपन एम्प्लॉय का पूरा एक प्रॉपर बना लेते। अ, ये अपनी लिस्ट बना रहे कि अपने जितना भी ये सब करा है पहले इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और देन उसके बाद इसको अपन पास करेंगे डेटाबेस में। ठीक है। और दस आईडी प्लस वन।
देखो यहाँ पे क्या होगा, एक अपना एम्प्लॉय आईडी सपोज अपन ले लेते हैं 1 है, ठीक है। तो पहली एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट करेगा, और जितने भी अपने पास एम्प्लॉय है, मतलब अपन ने कितने यहाँ पे 450 करा है, तो 450 प्लस 1 तक चलेगा ये, ठीक है। उसमें नेम चूज करेगा, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। देन उसके बाद एज चूज करेगा, रैंडमली इंटीजर है क्योंकि अपना 21 58 ये सब इंटीजर है, तो रैंडम इंट नाम से ये एक फंक्शन होता है रैंडम का, ये रैंडमली अपना एज चूज करेगा। सेम ऐसे जेंडर है, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब टाइटल और हायर डेट। अब अपन यहाँ पे देख रहे होंगे, जो ये जेंडर वाला पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि रैंडम चॉइस में मेल मेल फीमेल और अदर्स, यहाँ इनमें से कोई भी तीनों में से कोई एक वैल्यू चूज करेगा ये। बट बाकी का ये आगे का क्या है, ये नहीं समझ में आया हुआ है ना। ऑनलाइन। अब एक्चुअली अच्छा। ये क्या है। हाँ बोलो। ये क्या करेगा, ये वेट्स मतलब प्रपोर्शन के लिए परसेंटेज में। तो अब जब अपना रैंडम फंक्शन चूज करेगा मील को, तो पूरा जो अपना डेटा है उसमें से 55% डेटा जो होना चाहिए वो मेल, 55% जो एज होनी चाहिए, जेंडर होना चाहिए, या फिर 55% मेल होना चाहिए अपने डेटा सेट। सेम ऐसे 43% फीमेल होना चाहिए, और 0.2 मतलब 2% अदर्स होना चाहिए। ये अपना जेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये आया समझ में। गुड। अब ऐसे अपन सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज सैलरी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी बेस सैलरी नाम से अपन एक पूरा, क्या बोलते हैं, एक लिस्ट बना लिया जिसमें अपन ने सबके अकॉर्डिंग बेस सैलरी और उसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलॉट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें अपन सबसे पहले, जो ये वाली लाइन है टेन्योर वाली, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेन्योर कैलकुलेट करेंगे, आज की डेट माइनस जो बंदा है उसकी हायर डेट, तो ये डेज में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उसको डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो उसका टेन्योर निकल जाएगा कि इतने इससे वो काम कर रहा है अपना पे, ठीक है।
अब यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करें तो बेस सैलरी अपने जो यहाँ पे जैसे इंजीनियर की अ, इतनी बताई है, तो ऐसे बेस सैलरी प्लस उसका टेन्योर इनटू अपन टेन्योर के ईयर्स निकल जाएंगे कि सपोज 3 साल 4 साल 5 साल के लिए काम कर रहा है तो 3 इंटू 1500 हो जाएगा। ये अपनी बेस सैलरी में ऐड हो जाएगा अगर अपन इंजीनियर लेते हैं। ठीक है, प्लस यूनिफॉर्मली सब में से कुछ में से 5,000 कम कर देगा, कुछ में 5,000 जोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ पे राउंड ऑफ इसलिए किया है कि कभी किसी का ईयर जो है वो फ्रैक्शन में आया, जैसे 2.5 ईयर्स है तो सैलरी भी उस अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो राउंड ऑफ टू का मतलब क्या होगा कि अपनी जो डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक की वैल्यू अपने पास आनी चाहिए। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद क्या है कि अपन ने सैलरी पे एक और चेक लगाया कि मैक्सिमम या तो अपन ने जो यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करी ये वाली, ये ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो एक अपन मिनिमम सैलरी देंगे बंदे को 20,000। अगर ये कम है, सपोज ये 1,500 ही आ रही है, तो सैलरी में 20,000 आ जाएगा। यह है समझ में? ये 81 लाइन में जो यूनिफॉर्म है वो थोड़ा सा समझाओगे वापस? ठीक है, ये वाली जो है इसमें यहां तक तो समझ में आ गया था जितना हाईलाइट किया अभी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म ये क्या करेगा, जो अपनी सैलरी है उसमें से सबको यूनिफॉर्मली डिवाइड करेगा। जितने भी अपने पास जैसे 450 एम्प्लॉयज है तो सबके बीच में रैंडमली किसी भी एम्प्लॉय में से 5,000 कम कर देगा और किसी में 8,000 ऐड कर देगा। ये है एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हर एम्प्लॉय की सैलरी सेम नहीं हो सकती, इतना बाय डिफॉल्ट है। अब आया समझ में? ये हेल्प कैसे कर रहा है मतलब फिर? ये हेल्प कैसे कर रहा है, ठीक है। सपोज अपन बेस सैलरी इंजीनियर की पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टेंटेटिव ईयर अपन सपोज 3 ले लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसकी जो सैलरी है, सबसे पहले बेस सैलरी अपन इंजीनियर की लेते हैं 65,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65,000, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1,500, ठीक है। अब प्लस करते हैं ठीक है। अब देखो अपन सबसे पहले एक एम्प्लॉय 1 लेते हैं जिसके टेन्योर ईयर 3 साल है, ठीक है। तो और वो है अपना इंजीनियर, तो सबसे पहले 65,000 उसकी वो सैलरी हुई। 3 इंटू 1,500 जितना उसका हाइक मिला वो हुआ। अब सेम एज इट इज एक और एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर 2, उसका टेन्योर ईयर है 4, ठीक है। उसका यहां तक तो सेम है, बट अब ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना कि दोनों ही एम्प्लॉय की सैलरी सेम हो जाए, क्योंकि पर्क्स मिलते हैं अलग, इंसेंटिव्स अलग अलग मिलते हैं, पता है। तो उसमें ये सबको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी में से -5,000 कर देगा और किसी में +8,000 कर देगा। अब आया समझ में? तो इस हिसाब से जब भी इसकी सैलरी कैलकुलेट होगी तो इस फॉर्मेट में पूरी कैलकुलेट होगी। ठीक है।
ठीक है, कर देता हूँ ये अपडेट। ठीक है, यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा ये दो चीजों में। किसी को डाउट है इस वाली दो चीजों में, 84 और 85 लाइन पे? ठीक है। 85 में कंडीशन कौन सी कॉल करी है? देखो क्या है स्टेटस इसमें, क्या है अगर कंडीशन सबसे पहले ऐसा चल रही है, इफ रैंडम डॉट रैंडम, अगर अपने ये एट्रिशन प्रॉब्लम है तो यस करेगा वैल्यू, ठीक है, और अगर नहीं है तो नो करेगा, बस इतना से चेक है उस पर। तो इसमें क्या होता है, सिंपल से बताओ, तो ये पाइथन का फायदा है कि अपन बाय डिफॉल्ट उसको यस लेके चलो, यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं बट फिर अपने को एक कंडीशन चेंज करना पड़ेगी। तो ये पाइथन का फायदा है कि अपने को हर चीज के लिए एक लाइन में इफ एल्स लिख के पहले चेक करो फिर वैल्यू असाइन करो, ऐसा नहीं, डायरेक्टली एक ही लाइन में वैल्यू भी असाइन कर दो और चेक भी वहीं कर दो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि अपन ने एम्प्लॉय नाम की एक ऊपर लिस्ट डिफाइन करी थी, उसके अंदर अब जितनी भी वैल्यूज अपन ने कैलकुलेट करी वो सब अपेंड कर दी। ठीक है, ये हो गया। अब अपन एक नेक्स्ट बनाते हैं, अब एम्प्लॉय नाम की सीएसवी फाइल बनाते हैं। जैसे अपन ने सबसे पहले डिपार्टमेंट नाम की सीएसवी फाइल बनाई थी, सेम उसी टाइप से अपन एम्प्लॉय नाम की सीएसवी फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे लिस्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
सेम ही है वैसे जैसे अपन ने एम्प्लॉय के अंदर बनाया था, ठीक है। बस यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं अपना, एम्प्लॉयज, और यहाँ पे एम्प्लॉयज, ठीक है। ये हो गया। ये अपन ने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के लिए पूरी चीजें क्रिएट कर ली, ठीक है। अब अपन करेंगे परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि अपन ने 3 टाइप की टेबल बनाई थी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और फिर परफॉर्मेंस, ठीक है।
यहाँ पे अपनी दो चीजें बनाना रहे, एक परफॉर्मेंस स्कोर। तो सबसे पहले वो बना लेते हैं। एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे अभी पूरा। पहले ये बना लूँ। ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन ने परफॉर्मेंस रो नाम की एक लिस्ट बनाई। ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने रिव्यू आईडी को 1 डाला, क्योंकि अपनी आईडी हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। फिर ईएमपी नाम का एक वेरिएबल लिया एम्प्लॉयज में से, वह एम्प्लॉय आईडी निकालेगा। यहाँ पे बाकी सारी जितनी चीजें वो सब आएगी। और जो हायर डेट है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी, और लास्ट में एम्प्लॉय में जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है। फिर जो हायर डेट है उसको अपन सबसे पहले आईएसओ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हायर डेट की वैल्यू हायर डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नम रिव्यू करके एक अपन ने वेरिएबल बनाया जिसमें रैंडमली वो 1 से लेके 3 तक वैल्यूज इंसर्ट करेगा। ठीक है। फिर जो अपन ने एनी वाला एक फंक्शन बनाया जहाँ पे अंडरस्कोर सिंपली लिखा है मैंने, वहां पे ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होगी, जहाँ पे अपना डेटा आफ्टर हायरिंग आएगा। ठीक है। डेज आफ्टर हायरिंग, फिर उसके बाद आ जाएगा अपना रिव्यू डेट। फिर चेक करेंगे कि अगर रिव्यू डेट टुडे से बड़ी है तो रिव्यू डेट को टुडे से रिप्लेस करेंगे। और फिर अपना जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो 1 से लेके 5 तक में चूज होगा, सेम वेट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। देन उसके बाद अपना ट्रेनिंग आवर्स जो है वो रैंडमली 1 से लेके 60 आवर्स के बीच में होगा। और फिर लास्ट में सारी चीजें जो अपन रैंडम रो में अपेंड कर देंगे। ठीक है। अब उसके ये हो गया। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट का एक जो बहुत बड़ा पार्ट था कि एसक्यूएल में डेटा कैसे इंसर्ट करना है, जो अभी तक अपने को सिखाया है अभिषेक सर ने भी, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसको अपन रन करके देखते हैं। मैं 1 मिनट में आया पहले। ठीक है।
अपन ने ये जो पूरा कोड बनाया है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो, अपने पास क्या रहे, डिपार्टमेंट डॉट सीएसवी क्रिएटेड विथ ए डिपेंडेंसीज एम्प्लॉय और सेम परफॉर्मेंस। अब ये खुल जाना चाहिए थी ये भी फाइल्स। एक बार ऑफिस से रन करके देखते हैं। हम्म, ये क्या है? यस, ये यहाँ पे बन गई है। तो ये देखो, ये अपनी डिपार्टमेंट डॉट सीएसवी फाइल थी जो अपन ने अभी जनरेट करी है। ठीक है, अपन ने 8 डिपार्टमेंट्स लिए थे, ये उसका हो गया। ठीक है, ये आया समझ में? अपन ने जो वहां पे सीएसवी फाइल बनाई थी, सेम ऐसे ही एम्प्लॉयज के लिए पूरी एक सीएसवी फाइल क्रिएट हुई है। अब जब अपन हायर डेट को एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास यहाँ पे देख पा रहे होंगे हायर डेट्स भी आ रही है। ठीक है, ये आया समझ में कि अपन ने जो लास्ट में वो राइट वाला फंक्शन जो लिखा था उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ, और ये रहा परफॉर्मेंस वाला। ठीक है, ये हो गया। अब ये सब करने के बाद अपने को ये वाला जो डेटा है ये डेटाबेस में लोड भी करना पड़ेगा। तो अब अपन फटाक से एक लोड डेटाबेस वाला फंक्शन भी बना लेते हैं, या फिर फाइल बना लेते हैं जहाँ पे अपने पास डेटाबेस लोड होगा। तो यहाँ पे आ जाते अपन। अ, ठीक है, मैंने लोड डेटा का ऑलरेडी कोड इस पे अपलोड करा है, ये रहा यहाँ पे। सो मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, यो, क्योंकि क्या इसमें क्वेरीज लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्टली लोड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपन ने सीएसवी फाइल्स जो यहाँ पे बनाई थी वो सबको इंपोर्ट करेंगे। देन उसके बाद डीबी कनेक्शन का जो अपन ने मॉड्यूल बनाया था सबसे पहले यहाँ पे डीबी कॉन्फ़िग के नाम से, वो करेंगे और उसमें से गेट कनेक्शन नाम का जो फंक्शन है उसको यहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है, क्या है समझ में? एक बार वापस। एक बार वापस से देखो, सबसे पहले अपन ने जो अभी यहाँ पे सीएसवी फाइल बनाई थी, ये देखो, ये अपने डिपार्टमेंट नाम की सीएसवी फाइल बनी थी। ठीक है, इसको सबसे पहले अपन इंपोर्ट करेंगे सारी सीएसवी फाइल्स को। ठीक है, देन उसके बाद डीबी कॉन्फ़िग नाम का जो अपन ने यहाँ पे मॉड्यूल बनाया था ये वाला, इसको अपन इंपोर्ट बुलाएंगे और इंपोर्ट करेंगे उसमें से गेट कनेक्शन नाम की मेथड को। ये देखो, ये अपन ने जो यहाँ पे गेट कनेक्शन बनाया था ये आया समझ में? समर्थ? ठीक है, अब उसके बाद अपन सबसे पहले एक लोड डिपार्टमेंट नाम का फंक्शन बना रहे जिसमें से कर्सर और कनेक्शन दो चीज आएगी, दो पैरामीटर से। अब ये कर्सर और कनेक्शन क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पे मेन में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा मेन। तो सबसे पहले लोड डिपार्टमेंट कर्सर कनेक्शन। अब इसमें एक सेकंड, कर्सर कहाँ डिफाइन किया था मैंने? हाँ, ये रहा मेन में। सबसे पहले कनेक्शन जो है उसमें, अरे, जो कनेक्शन जो है उसमें से सबसे पहले गेट कनेक्शन की सारी चीजें आ जाएगी। फिर कर्सर नाम से एक कनेक्शन क्लास जो है अपन ने यहाँ पे, उसमें से कर्सर जो अपन ने यहाँ डिफाइन किया था ये आ जाएगा। कनेक्शन इज कनेक्टेड, ये वाली चीज जो अपन ने यहाँ पे बताई थी कि गेट कनेक्शन डीबी कनेक्टर
कि जो अपन ने यहाँ पे एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था वो सारी चीजें कर्सर के पास आ जाएगी। फिर उसके बाद कर्सर और कनेक्शन दो चीजें हमेशा हर फंक्शन में पास होगी। तो सबसे पहले लोड डिपार्टमेंट वाला जो है उसके अंदर कर्सर जाएगा अलॉन्ग विथ कनेक्शन जाएगा। अब डिपार्टमेंट्स में आते हैं सबसे पहले, यहाँ पे कैच हुए। अब यहाँ पे होगा डिपार्टमेंट डॉट सीएसवी फाइल वापस से खुलेगी, न्यू लाइन क्रिएट होगा। उसमें से अपना जो रीडर फंक्शन था वो सीएसवी में से सारा जो डेटा है वो रीड करेगा, उसको एक रो नाम के लिस्ट में डालेगा अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। और फिर ये रीडर जो है आर जो है वो रीडर में से ये सारी चीजें कैच करेगा। फिर उसके बाद अपन एक क्वेरी रन कर रहे हैं। अब अपन नॉर्मल एसक्यूएल में तो ऐसी क्वेरी रन करते थे, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, राइट? जैसे ये रन करते थे अपन एसक्यूएल में, है ना? यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता, एक क्वेरी नाम का वेरिएबल लेना पड़ता है, ठीक है? उसके अंदर ऐसे 3 डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं और उसके अंदर अपने को क्वेरी लिखना पड़ती है, ठीक है? सेम ऐसे अपन ने तीनों के लिए किया और है। ये कमेंट आउट नहीं हो जाएगा? नहीं, कमेंट आउट नहीं होगा। अंतर बताता हूँ क्या होता है इसमें। देखो, अपन ने ये 3 लगाए, यहाँ पे अभी कमेंट हो रहा है, बट यही अगर मैं किसी भी वेरिएबल के साथ में लिखूं तो अब देखो अंतर आया। हम्म। तो ये डिफरेंस है कि अगर बिना वेरिएबल के साथ लिख रहे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, बट अगर किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं वैल्यू तो ये कमेंट आउट नहीं होती। ये मल्टी लाइन डिक्लेरेशन का एक तरीका होता है। पाइथन में जैसे एक सिंगल लाइन में अपन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, सेम एज इट इज मल्टी लाइन में डिक्लेयर करने के लिए इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है? आया समझ में? फिर ये सारी चीजें अपन एग्जीक्यूट करवाएंगे कर्सर से। और कर्सर जो रहेगा वो पहले सारी चीजें रो और क्वेरी जाएगी डेटाबेस के पास, अपना जो ड्राइवर है उसके पास। ड्राइवर इसमें से क्वेरी क्या है वो लेगा, रो में से डेटा कैच करेगा, और फिर जो कनेक्शन डॉट कमिट है ये डेटा कमिट कर देगा अपने डेटाबेस टेबल में। ऐसे ये तीनों के लिए चलेगा, सब एम्प्लॉय, परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है? यहाँ समझ में? तो अब अपन तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी एरर थी कि मेरा जो एसक्यूएल योग का वर्जन था एसक्यूएल का वो पुराना था। एक वो एरर थी और एक और थी कि अपना डुप्लीकेट डेटा आ रहा था। सो मैंने टेबल वापस से डिलीट करके नई टेबल बनाई है। तब एसक्यूएल योग में आके अपन अब देख सकते हैं ये डेटा लोड हो गया अपना सक्सेसफुली, यहाँ पे है। और ये टेबल डेटा, तो देखो मेन दो रीजन थे। मेरा एसक्यूएल का वर्जन पुराना है, मतलब एसक्यूएल योग का वर्जन पुराना था। दूसरा दूसरा ये था कि डुप्लीकेट वैल्यू 2 बार इंसर्ट हुई थी। बट अब अपन यहाँ पे देखेंगे तो देखो डिपार्टमेंट टेबल में जो अपन ने वहाँ पीछे डेटा डाला था वो आ गया पूरा, ठीक है? सेम ऐसे ही एम्प्लॉयज के अंदर सारा डेटा आ गया है, ठीक है? और ये आ गया अपना परफॉर्मेंस वाला, ठीक है? सो यहाँ पे अभी बेसिक जो था अपना एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट करने वाला पार्ट वो कंप्लीट होता है। बाकी फिर इसमें जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो जैसे आप लोगों का नमपाय पांडा ये वाला होता है, फिर अपन इसमें एनालिसिस वाला जो आगे का पार्ट है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है? ये आया समझ में आज का प्रोजेक्ट? ओके, किसी को कुछ सजेशन देना है या फिर कोई डाउट है? भैया वो एसक्यूएल का जो कोड बनाया था ना, टेबल का कोड, वो और अपलोड कर देना। एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट करने वाला है कि टेबल का? टेबल वाला, जो टेबल में मेरा थोड़ा छूट गया था, टेबल बनाया अच्छा, था फर्स्ट में। क्वेरीज जो थी अपनी, ठीक है, हाँ, वो मैं कर दूंगा। बाकी मैन आज का कैसा? हाँ, मैन अपन ने ये प्रोजेक्ट में अपन ने एक डेटाबेस बनाया है, मतलब 3 हाँ, टेबल बनाया है और उसमें अपन ने डेटा इंसर्ट किया है।
हाँ अब इसमें नमपाई और उसका कैलकुलेशन करके अपन कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं अब बाद में। हाँ आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का कैसा था? ठीक है, तो आज अपन यही एंड करते हैं। बाकी एक बार जैसे ही आप लोगों का नमपाई और ये पांडास भी हो जाता है तो फिर अपन इसको वो कर देंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। इसका कोड अपलोड कर देना भाई। हाँ मैं अभी डाल देता हूँ कोड उसी पे, डॉक्स पे पूरा। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं अब।